सब अपने हाथ ऊपर करो। मैंने अभी अभी अपने बगल में बैठी एक खूबसूरत लड़की की जांघ पर हाथ रखा ही था कि यह जानी पहचानी महिला आवाज सुनाई दी। मैं डर के मारे तुरंत अपना हाथ ऊपर उठा बैठा और उससे थोड़ा दूर भी खिसक गया, ताकि आने वाली महिला को हमारे रिश्ते को लेकर कोई गलतफहमी न हो। अंदर आई महिला पुलिस अधिकारी ने मुझे देखते ही कुछ पल के लिए हैरानी से देखा और फिर गुस्से से घूरने लगी। तभी उसके पीछे आने वाले एक पुलिस वाले ने मुझे देखकर हैरानी से कहा, भाई चुआन, आप यहां क्या कर रहे हो? मैंने शर्मिंदा होकर मुस्कुरा दिया। वह पुलिस वाला कभी मुझे तो कभी उस महिला पुलिस अधिकारी को देख रहा था। उसकी आंखों में गपशप जानने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। थाने में गुच्छिंघान मेरे सामने गंभीर चेहरा बनाकर बैठी थी। मिस्टर ली, इतनी रात को आप बार में क्या कर रहे थे? मुझे तो लगा था कि आप घर पर सो रहे होंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, अकेले सोना थोड़ा बोरिंग था, इसलिए बाहर घूमने निकल आया। वह व्यंग्यात्मक अंदाज में बोली, तो आप गलती से घूमते घूमते बाहर में चले गए और फिर गलती से अपने बगल में बैठी लड़की की जांघ पर भी हाथ रख दिया? मैंने तुरंत कहा, आप तो जासूस निकली, बात बिल्कुल ऐसी ही है। फिर उसने गुस्से से पूछा, आखिरी सवाल, इसके अलावा तुमने और कुछ तो नहीं किया? उसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा देखकर मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं गारंटी देता हूं, बिल्कुल कुछ नहीं किया। उसके बगल में खड़ा पुलिस वाला अपना मुंह छिपाकर हंसी रोक रहा था। आखिरकार उसने गुच्छिंघान से कहा, बस भी कीजिए, बाकी हिसाब घर जाकर कर लेना। गुच्छिंघान जाने के लिए उठी, लेकिन तभी उस पुलिस वाले ने एक फाइल उसके सामने बढ़ाकर कहा, भाभी, परिवार के सदस्य वाले कॉलम में साइन कर दीजिए। गुच्छिंघान ने मुझे घूरते हुए उस कॉलम में अपना नाम लिख दिया। मैंने उसके जाते हुए देखा और खुद को दिलासा दिया, कोई बात नहीं, आखिर मैं उसका पति हूं। क्या वह सच में मुझे पीटकर मार डालेगी? 1 महीने पहले मैं घर पर आराम से पड़ा हुआ था, तभी मेरी मां ने मुझे जबरदस्ती ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहा। मैंने तुरंत मना कर दिया, नहीं जाऊंगा, मैं घर पर अपने माता पिता के पैसों पर आराम से जी रहा हूं। मुझे शादी करने की क्या जरूरत है? मैं अभी सिर्फ 23 साल का हूं। मेरी मां ने गुस्से में कुशन मेरे चेहरे पर फेंकते हुए कहा, तुम पूरा दिन सोते रहते हो या बाहर से खाना मंगवाते रहते हो? पड़ोसी का पोता तो चलना सीखने वाला है और तुम्हारी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। मैंने कहा, तो पड़ोसी के पोते को अपना पोता बना लो ना, मुझे ही बच्चा पैदा करने के लिए क्यों परेशान कर रही हो? मेरी मां ने मुझे बेवकूफ की तरह देखा और कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं उस लड़की से ब्लाइंड डेट कैंसिल कर देती हूं। मैंने लापरवाही से कहा, आपकी मर्जी। लेकिन तभी मां ने एक बात और बताई, वैसे उस लड़की के परिवार के पास कई अरब की संपत्ति है। यह सुनते ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ता अपना पैर वापस खींचकर तुरंत अपनी मां के सामने बैठ गया। मुझे लगता है कि मुझे यह मौका जरूर आजमाना चाहिए। मेरी मां ने मुझे घूरकर कहा, तुम क्या सोच रहे हो, क्या मैं नहीं जानती? मैंने मुस्कुराकर पूछा, तो मेरी होने वाली पत्नी और मैं कहां मिलने वाले हैं? मां ने जवाब दिया, सिहाई कैफे। कैफे में मैंने अपने सामने बैठी खूबसूरत लड़की को देखा और मन ही मन कहा, मां ने सच में कमाल कर दिया। गुच्छिंघान बेहद खूबसूरत थी और उसके कपड़े और गहने देखकर साफ पता चल रहा था कि उसका परिवार बेहद अमीर है। मैंने उससे पूछा, मिस गू, आपके परिवार की इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति है, फिर आप ब्लाइंड डेट पर क्यों आई? उसने मुस्कुराकर कहा, तो मिस्टर ली, आप इतने हैंडसम हैं, फिर आप ब्लाइंड डेट पर क्यों आए? मैंने तुरंत जवाब दिया, कल रात भगवान धन ने सपने में कहा था कि आज घर से बाहर निकलूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, और मेरी मां भी शादी के पीछे पड़ी हुई थी, इसलिए मैं यहां आ गया। गुच्छिंघान हंसने लगी। फिर उसने बताया कि वह एक पुलिस अधिकारी है और उसका काम बहुत व्यस्त रहता है। मैंने तुरंत सिर हिलाकर कहा, कोई समस्या नहीं, महिलाओं का अपना करियर होना बिल्कुल सामान्य है। लेकिन अगले ही पल मैंने गलती से अपने मन की बात कह दी, मुझे तो आपके जैसी व्यस्त और अमीर महिला सबसे ज्यादा पसंद है। उसकी हैरान नजर देखकर मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मैंने क्या बोल दिया है। मैंने जल्दी से संभलते हुए कहा, मेरा मतलब है, मुझे करियर बनाने वाली महिलाएं पसंद हैं। गुच्छिंघान ने मेरी बात का बुरा नहीं माना और उसी दिन हमने अपना रिश्ता तय कर लिया। अगले दिन मैं उसके माता पिता से मिला और 1 सप्ताह बाद दोनों परिवारों की सहमति से हमारी सगाई हो गई।
शादी से पहले गु छिंगहान ने मुझसे कहा था कि वह मुझे हर महीने 2 लाख युआन जेब खर्च देगी। इसीलिए मेरी जिंदगी तो पूरी तरह सफल हो चुकी थी। हमारी शादी का रजिस्ट्रेशन थोड़ा देर से हुआ, क्योंकि गु छिंगहान को दूसरे प्रांत में एक फरार अपराधी को पकड़ने का मिशन मिल गया था। आखिरकार पिछले सप्ताह हमारी शादी हो गई, लेकिन शादी की रात ही एक मजेदार घटना हो गई। मैं शादी के कमरे के बाहर खड़ा सोच रहा था कि अंदर जाऊं या नहीं, तभी गु छिंगहान पुलिस की वर्दी पहनकर बाहर आ गई। उसने अपराधी चेहरे के साथ कहा, मुझे माफ कर दो, ऊपर से अचानक जरूरी मिशन आ गया है और मुझे तुरंत जाना होगा। फिर उसने मुझे एक बैंक कार्ड दिया और कहा, इसमें 50 लाख युआन है, इसे तुम्हारे लिए मुआवजा समझ लेना। इतना कहकर वह चली गई। मैं कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा, फिर तुरंत गाड़ी लेकर बैंक पहुंचा और कार्ड का बैलेंस चेक किया। स्क्रीन पर शून्यों की लंबी कतार देखकर मैं खुशी से उछल पड़ा। मैंने इतनी जल्दी शादी क्यों की थी? पैसों के लिए ही तो। मैंने तुरंत पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए और कुछ लाख युआन नकद भी निकाल लिए। उन नोटों की खुशबू सूंघते हुए मैंने कहा, यही तो असली जिंदगी है। उस रात मैं पैसे गिनते हुए उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वह पूरी रात वापस नहीं आई। आखिरकार मैं पैसों को गले लगाकर सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो गु छिंगहान मेरे बगल में सो रही थी। मेरी हरकत से वह भी उठकर बैठ गई। फिर उसने नीचे देखा और हम दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को अजीब नजरों से देखते रहे। मैंने उससे कहा, तुम पहले बाथरूम जाकर खुद को साफ कर लो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। वह थोड़ी शर्मिंदा होकर वहां से चली गई। तभी मेरे फोन पर मैसेज आया। गु छिंगहान ने मुझे फिर से 2 लाख युआन भेजे थे। मैंने पैसे देखकर मन ही मन सोचा, तो यही होती है अमीर पत्नी पर निर्भर होकर जीने वाली जिंदगी। इसके बाद अगले एक सप्ताह तक मैं खुद ही सोफे पर सोता रहा। हम दोनों एक ही घर में रहते थे, लेकिन हमारी मुलाकातें 3 बार से भी कम हुईं। गु छिंगहान हर रात किसी न किसी मिशन पर निकल जाती थी और अक्सर अगले दिन वापस आती थी। जब मैं सो रहा होता, वह काम पर होती, और जब वह वापस आकर सोती, तब मैं उठकर गेमिंग रूम में गेम खेल रहा होता। इसलिए हम एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से बहुत कम मिलते थे। लेकिन हर महीने मेरे अकाउंट में 2 लाख युआन भेजना गु छिंगहान कभी नहीं भूलती थी। इसलिए मैं मन ही मन सोचता था, अगर पत्नी हर महीने पैसे भेजती रहे तो उसका इतना व्यस्त रहना भी कोई बुरी बात नहीं है। पत्नी गु छिंगहान के चैट बॉक्स को खोला। हमारी आखिरी बातचीत 2 दिन पहले की थी। मैंने उसे मैसेज किया था, आज रात घर आओगी? क्या मुझे दरवाजा खुला रखना चाहिए? उसने जवाब दिया था, आज रात दूसरे प्रांत में अपराधी पकड़ने का मिशन है, मेरा इंतजार मत करना। और इसके तुरंत बाद उसने मुझे 2 लाख युआन ट्रांसफर कर दिए। मेरे चेहरे पर खुशी आ गई। अमीर पत्नी सच में अमीर पत्नी होती है। उसका हर मैसेज और हर ट्रांसफर मुझे बेहद पसंद था। एक अमीर पत्नी के पति के रूप में सबसे अच्छी बात क्या है? पत्नी रोज घर ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका पैसे भेजना कभी बंद नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं और गु छिंगहान एक ही घर में रहते थे, लेकिन हमारी जिंदगी पति पत्नी से ज्यादा किराए पर साथ रहने वाले 2 रूममेट्स जैसी लगती थी। तभी मेरे पुराने दोस्त इटोंग चेंग ने मुझे कुछ तस्वीरें भेजीं। उसकी पैंट फटी हुई थी, सिगरेट का डिब्बा खाली था और वह एक कटोरा लेकर भीख मांगने जैसी तस्वीरें भेज रहा था। मैं मन ही मन उसका मजाक उड़ाने लगा। आखिरकार अब वह मेरे पास पैसे मांगने आ गया था। फिर मैंने सोचा, बेचारे की पत्नी मेरी पत्नी जैसी अमीर नहीं है, इसलिए उसके पास पैसे न होना भी स्वाभाविक है। मैंने गु छिंगहान को मैसेज किया, पत्नी, अपना ध्यान रखना और खतरे में बिना सोचे आगे मत भागना, मेरे बारे में भी सोचना। बेशक मैं यह नहीं मानूंगा कि मुझे डर था कि अगर उसे कुछ हो गया तो मेरे पैसे भेजने वाला कोई नहीं बचेगा। तभी इतोंग चेंग ने मुझे मैसेज किया, भाई छुआन, मुझे 20 युआन भेज दो, मेरे पास सिगरेट खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। मुझे उस पर दया आ गई। मैंने कहा, अपनी पत्नी से मांगो। उसने जवाब दिया, रुयान पैसे नहीं देगी और ऊपर से मेरे कान खींचेगी। मैंने उसका मैसेज पढ़कर सिर हिलाया। शादी सच में आदमी को बदल देती है। यह वही आदमी था जो शादी से पहले मुझे रोज बार और नाइट क्लब ले जाता था और बिल भी खुद भरता था। लेकिन शादी के बाद हम दोनों कभी बाहर नहीं गए थे। इसलिए मैंने उसे मैसेज किया, आज रात मैं तुम्हें पार्टी कराने ले चलता हूं, पैसे की चिंता मत करो। वह तुरंत बोला, कहां जाना है? मेरे पास पैसे नहीं हैं, और अगर तुम्हारी पत्नी को पता चल गया तो? मैं उससे बहुत डरता हूं भाई, मैं मार्शल आर्ट्स सीख चुका हूं, फिर भी उससे डरता हूं। मैंने सोचा, पत्नी से पूछ लेना चाहिए कि वह आज रात कहां जा रही है।
मैंने मैसेज किया, पत्नी, आज रात तुम कहाँ मिशन पर जा रही हो? इस बार उसने तुरंत जवाब दिया, आज रात छापेमारी है। मैंने सोचा, अगर वह अवैध गतिविधियों के खिलाफ छापेमारी करने जा रही है तो शायद होटल में होगी, शायद बार तक नहीं आएगी। इसलिए मैंने खुशी से जवाब दिया, ठीक है, अपना ध्यान रखना, मैं सोने जा रहा हूं, शुभ रात्रि। इसके बाद मैंने इतोंग चेंग को मैसेज किया, पुरानी जगह है, वही ग्रीन बार, चलो। बार के प्राइवेट कमरे में चारों तरफ खूबसूरत लड़कियां थीं। शुरुआत में मैं सिर्फ थोड़ा आराम करने और देखने के लिए आया था, लेकिन थोड़ी देर बाद एक बेहद खूबसूरत लड़की मेरे पास आकर बैठ गई। वह बार बार मुझे भैया कह रही थी और जानबूझकर मेरे हाथ से सट रही थी। वह मुस्कुराकर बोली, भैया, आपका शरीर इतना अच्छा कैसे है? क्या मैं आपके एब्स छू सकती हूं? आप इतने हैंडसम हैं, क्या हम अंदर जाकर अकेले बात करें? मैंने खुद को समझाया कि मैं सिर्फ देखने आया हूं, कोई गलती करने नहीं। लेकिन तभी उसने अपना हाथ धीरे धीरे मेरी बांह से नीचे ले जाना शुरू किया। मैं घबराकर थोड़ा दूर खिसक गया और मन ही मन कहा, नहीं, सिर्फ देखना है, मुसीबत में नहीं पड़ना। फिर मैंने इतोंग चेंग को देखा। वह दोनों तरफ लड़कियों को बैठाकर बड़े मजे से शराब पी रहा था। मुझे थोड़ी जलन हुई, इसलिए मेरी नजर फिर अपने पास बैठी लड़की पर चली गई। कुछ देर बाद मेरा हाथ अपने आप उसकी जांघ की ओर बढ़ गया। मैंने खुद को समझाया, बस थोड़ा सा छूने से क्या होगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी जांघ पर हाथ रखा, बार का दरवाजा जोर से खुला। हिलो मत, सब लोग अपने हाथ ऊपर करो। यह आवाज सुनते ही मेरी आत्मा तक कांप गई। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया और सामने देखा। गु छिंगहान पुलिस की वर्दी में खड़ी थी और उसकी आंखों में मुझे मार डालने वाला गुस्सा था। मैंने तुरंत दोनों हाथ ऊपर कर दिए और घबराकर कहा, पत्नी, यह गलतफहमी है, मैं तो बस यहां से गुजर रहा था। इतोंग चेंग ने मुझे बुलाया था। मुझे तो सिर्फ पैसे पसंद हैं, लड़कियां नहीं। देखो, मेरे आसपास कोई लड़की नहीं है, सारी लड़कियां उसी के पास बैठी हैं। मैंने मन ही मन सोचा, भाई, इस बार मेरी मदद कर दे, बदले में मैं तुम्हारे पूरे साल के सिगरेट के पैसे दे दूंगा। लेकिन इससे पहले कि पुलिस मुझे पूछताछ करती, इतोंग चेंग ने मुझे धोखा दे दिया। उसने तुरंत कहा, अधिकारी, इसे मैंने ही यहां बुलाया था और अभी इसने मेरे बगल वाली लड़की की जांघ भी छुई थी। गु छिंगहान की आंखों में जो थोड़ा सा गुस्सा कम हुआ था, वह फिर से कई गुना बढ़ गया। मैंने कमजोर आवाज में कहा, पत्नी, मैंने तो बस हल्का सा छुआ था और तभी आप लोग अंदर आ गए। कमरे में मौजूद बाकी पुलिस वाले चुपचाप खड़े होकर यह पूरा तमाशा देख रहे थे। उनकी आंखों में गपशप की चमक साफ दिखाई दे रही थी। मैं शर्म से जमीन में गड़ जाना चाहता था। पुलिस स्टेशन में गु छिंगहान ने मेरी पूछताछ की। उसके बाहर जाने के बाद एक पुलिस वाले ने मुझे पानी का थर्मस देते हुए कहा, भाई चुआन, घर जाकर अपनी पत्नी से अच्छी तरह बात कर लेना। और एक बात, अगली बार बाहर निकलते समय सुरक्षा का ध्यान रखना। हमारी कप्तान दिखने में भले ही पतली और नाजुक लगती हो, लेकिन वह मार्शल आर्ट्स जानती हैं। उसने यह कहते हुए ऐसे सिर सिकोड़ लिया जैसे उसे कोई डरावनी चीज याद आ गई हो। साइन करने के बाद मैं और गु छिंगहान घर लौट आए। तभी इटोंग चेंग का फोन आ गया। मैं फोन काटना चाहता था, लेकिन गलती से कॉल उठ गई और फोन जमीन पर गिर गया। उधर से इटोंग चेंग की आवाज आई, ली चुआन, तुमने कहा था कि गु छिंगहान छापेमारी पर गई है। फिर वह बार में कैसे पहुंच गई और तुमने मुझे अपना दोष लेने के लिए क्यों कहा? आज रुयान मेरा जेब खर्च रोकने वाली है। अगर तुमने आगे से मेरे सिगरेट के पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी पत्नी को सब कुछ बता दूंगा। मैंने बगल में खड़ी गु छिंगहान की ओर देखा। वह मुझे ठंडी नजर से घूर रही थी। मैं धीरे धीरे फोन उठाने के लिए झुका, लेकिन उसकी एक नजर पड़ते ही वहीं रुक गया। मैंने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे सिगरेट के पैसे दूंगा, बस अब चुप हो जाओ। लेकिन इतोंग चेंग अभी भी बोलता रहा, वैसे तुम्हारी पत्नी तुम्हें पसंद नहीं करती क्या? शादी को इतना समय हो गया और तुम अभी तक इतने डरपोक हो। कहीं तुम अब भी कुंवारे तो नहीं, या फिर तुम में ताकत ही नहीं है? मैंने तुरंत जवाब दिया, मैं कमजोर दिखता हूं क्या? मैं बहुत ताकतवर हूं। आज रात ही अपनी पत्नी को दिखा दूंगा। यह कहते समय मैंने गु छिंगहान की ओर देखा, लेकिन मेरी आवाज में बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था। उधर से इतोंग चेंग बोला, भाई, इतनी ताकतवर पत्नी को कभी सिर पर मत चढ़ाना। घर जाओ और उसे सीधे। इतना सुनते ही मैंने घबराकर फोन काट दिया। मैंने धीरे धीरे गु छिंगहान की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था
जिसे देखकर मुझे अचानक एहसास हुआ कि आज रात शायद मुझे सच में अपनी ताकत साबित करनी पड़ेगी। फोन कर रही थी। भाई चुआन, मैंने सुना है कि तुम्हारी पुलिस ऑफिसर पत्नी ने तुम्हें बार में किसी लड़की की जांग छूते हुए पकड़ लिया। सावधान रहना, कहीं वह तुम्हें पीट पीट कर मार ना दे। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए कविता भी लिख दूंगा। मैंने मन ही मन सोचा, इस आदमी को चुप कराने का कोई तरीका है क्या? सच कहूं तो उस वक्त मेरा मन कर रहा था कि गु छिंगहान के हाथ से फोन छीनकर कॉल काट दूं। तभी गु छिंगहान ने शांत आवाज में इतोंग चेंग से पूछा, तुम्हें यकीन है कि ली चुआन ने ग्रीन बार में सिर्फ वही किया था जो तुमने बताया? फोन के दूसरी तरफ अचानक पूरी तरह खामोशी छा गई। कुछ सेकंड बाद इतोंग चेंग की घबराई हुई आवाज आई, ऑफिसर गु, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं गारंटी देता हूं कि चुआन भाई ने बार में सिर्फ उस लड़की की जांग छुई थी, इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। मैंने तुरंत कहा, भाई अब बस भी करो, तुमने खुद कहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। वह तुरंत बोला, मैं तो बस पहले से सफाई दे रहा था। मैंने गुस्से में कहा, चुप रहो। तभी इतोंग चेंग ने जल्दी से कहा, बाकी सब कुछ तुम खुद अपनी पत्नी को समझा लेना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। मैंने मन ही मन सोचा, बहुत बढ़िया, मैं इसे अच्छे इरादे से बाहर घुमाने ले गया था और अब मुसीबत मेरे सिर पर आ गई। गु छिंगहान ने बिना कुछ कहे मेरा फोन मुझे वापस किया और बेडरूम में चली गई। फिर उसने अलमारी से एक डिब्बा निकाला। मैं उत्सुकता से उसे देखने लगा। डिब्बे पर लिखी चीज देखकर मेरे चेहरे का रंग बदल गया। मैं एक बेहद सीधा सादा लड़का था, इसलिए वह चीज मेरे हाथ में किसी गर्म लोहे जैसी लग रही थी। मैं उसे तुरंत दूर फेंकना चाहता था। तभी गु छिंगहान मेरे पास आई और शांत आवाज में बोली, तुमने अभी कहा था कि तुम बहुत ताकतवर हो, तो चलो आज मैं देखती हूं कि तुम कितने ताकतवर हो। इतना कहकर उसने मुझे बाथरूम की ओर धकेल दिया। कुछ ही मिनट बाद मैं घबराकर बाहर भागा और उसे बेड पर धकेल दिया। मैं उसके बेहद करीब था और अपनी सारी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले ही पल गु छिंगहान ने मुझे पलटकर दबा दिया और मेरी कलाई बांध दी। मैंने घबराकर कहा, पत्नी शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा पति हूं, हत्या करना अपराध है। गु छिंगहान ने मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। उस मुस्कान को देखकर मुझे अचानक एहसास हुआ कि शायद आज रात स्थिति मेरे नियंत्रण में बिल्कुल नहीं है। मैंने संघर्ष करते हुए कहा, गु छिंगहान, तुमने मुझे धोखा दिया। हमारी शादी को अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और तुमने मुझे बाहर जाने की सजा देना शुरू कर दिया। लेकिन वह मेरी बात सुनकर भी शांत रही। मैं गुस्से में चिल्लाया, मैं तलाक ले लूंगा, मैं सच में तलाक ले लूंगा। मगर गु छिंगहान मुझे वहीं छोड़कर कमरे से बाहर चली गई। मैं कुछ देर तक वहीं पड़ा सोचता रहा, क्या सच में इतनी आसानी से किसी को परेशान किया जा सकता है? उस रात वह वापस नहीं आई, अगले दिन भी नहीं। मैं अकेला बेडरूम में पड़ा रहा। तभी मेरे फोन पर बैंक का मैसेज आया। गु छिंगहान ने मेरे अकाउंट में 5 लाख युआन भेजे थे। मैसेज देखते ही मुझे अपनी असली प्राथमिकता याद आ गई। रुको, मैं यहां पैसे कमाने के लिए आया हूं। इतनी खूबसूरत पत्नी से सिर्फ इसलिए तलाक कैसे ले सकता हूं कि वह मुझे थोड़ा परेशान करती है? मैंने तुरंत फैसला किया, ठीक है, तलाक अभी नहीं लेते। तभी मुझे पिछली रात इतोंग चेंग की बातें याद आईं। वह सुबह सुबह ही मेरे घर आ गया और मुझे देखकर बोला, क्या सच में तुम्हारी पुलिस ऑफिसर पत्नी ने तुम्हें कल रात सीधे हरा दिया? मैंने शर्मिंदा होकर कहा, इस बारे में बात मत करो। वह गंभीर चेहरा बनाकर बोला, भाई तुम्हारी पत्नी सच में कमाल है। मैं तो कहता हूं, तुम्हें यह आराम की जिंदगी आसानी से नहीं मिली। अगर उसके पास इतना पैसा ना होता तो तुम कब के भाग चुके होते। मैंने तुरंत कहा, मैं पैसे के लिए नहीं हूं। वह हंसकर बोला, अच्छा, फिर तुम्हारे पास पैसे आए कहां से? चलो मेरे साथ चाय पीने। मैंने उसकी बात सुनी और उसके साथ नीचे जाने लगा। लेकिन हम दोनों अकेले नहीं थे। घर की दूसरी मंजिल पर मौजूद लगभग सभी लोग हमारे पीछे नीचे आ गए। नीचे पहुंचकर मैंने देखा कि लोगों की भीड़ लगी हुई है। मैं भीड़ को चीरकर आगे पहुंचा तो देखा कि एक आदमी और एक महिला आपस में लड़ रहे थे। अचानक मुझे अपने पीछे से किसी ने धक्का दिया। मुझे लगा शायद भीड़ में किसी ने गलती से धक्का मारा है, लेकिन दूसरी बार पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी मेरा बटुआ चुराने की कोशिश कर रहा था। मैंने बिना सोचे उसे एक जोरदार लात मार दी। वह दर्द से नीचे गिर पड़ा। मेरा गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, इसलिए मैंने उसे घूरकर कहा, मेरा बटुआ चुराने की हिम्मत कैसे हुई? तभी 2 लोग आगे आए और उस चोर को पकड़कर जमीन पर दबा दिया।
पीछे से किसी ने चिल्लाकर कहा, अपराधी पकड़ा गया। मैंने पुलिस वालों को देखा और अचानक एक परिचित चेहरा नजर आया। गु छिंगहान भी वहीं थी। उसने मुझे देखकर हैरानी से कहा, तुम फिर यहां? मैंने भी हैरानी से पूछा, यह आदमी कौन है? गु छिंगहान ने गंभीर आवाज में कहा, यह वही अपराधी है जो कल रात जेल से भाग गया था। मैंने अपराधी को देखा और फिर गु छिंगहान को। मेरे चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसके साथ खड़े पुलिस वाले ने कहा, ऑफिसर गु, इस बार इस आदमी को पकड़ने में इनकी मदद बहुत काम आई। अगर यह ना होता तो अपराधी इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जाता। गु छिंगहान ने शांत आवाज में कहा, ठीक है, इसे पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। 2 दिन के अंदर मैं फिर से पुलिस की गाड़ी में बैठा था। वही रास्ता, वही पुलिस स्टेशन और वही पत्नी। मैंने परेशान होकर कहा, पत्नी, क्या तुम पिछली रात की बात भूल नहीं सकती? हमारी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं और मैं 2 बार पुलिस स्टेशन आ चुका हूं। अपनी पिछली पूरी जिंदगी में जितनी बार पुलिस स्टेशन नहीं आया, उससे ज्यादा तो शादी के बाद आ गया हूं। गु छिंगहान ने मेरी ओर देखकर शांत आवाज में कहा, तुम्हें पता है, तुम में अपराधियों को आकर्षित करने की अजीब क्षमता है। जब भी मैं तुम्हें देखती हूं, तुम्हारे आसपास कोई ना कोई अपराधी जरूर होता है। अगली बार जब तुम बाहर जाओगे तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैंने घबराकर पूछा, आज मैं वहां क्यों था? गु छिंगहान ने कहा, क्योंकि बार में छापेमारी के दौरान मुझे डर था कि कहीं तुम फिर से वहां न मिल जाओ। इसलिए मैंने तुम्हें अपनी नजर के सामने रखने के लिए उस जगह पर जाने का फैसला किया। मैं यह सुनकर पूरी तरह हैरान रह गया। बगल में खड़े पुलिस वाले अपनी हंसी रोक नहीं पाए। गु छिंगहान ने उन्हें घूर कर देखा और कहा, इतना हंस क्यों रहे हो? आज रात तुम्हारी ड्यूटी लगा दूं? पुलिस वाला तुरंत चुप हो गया। मैंने मन ही मन सोचा, मेरी पत्नी सच में बहुत खतरनाक है। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक हर महीने पैसे आते रहेंगे, मैं यह शादी बनने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। दरवाजे की ओर जा ही रहा था कि तभी गु छिंगहान वापस आ गई और दरवाजे के पास रखा पैकेट उठा लिया। मैं चुपके से उसके पीछे जाकर उसके हाथ से पैकेट लेने ही वाला था कि उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और पैकेट मेरी ओर बढ़ा दिया। उसने मुझे देखा और समझ गई कि उसका पति कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। मैंने भी उसे चुनौती देते हुए कहा, अगर इतनी हिम्मत है तो मुझे छोड़कर देखो, मैं भी तुम्हें दिखाता हूं कि असली मर्द क्या होता है। गु छिंगहान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, असली मर्द? ठीक है, आज रात मैं तुम्हें असली मर्द बना दूंगी। कल रात वाला पैकेट अभी पूरा इस्तेमाल भी नहीं हुआ है ना? आज उसे पूरा इस्तेमाल करेंगे। उसका चेहरा देखकर मुझे समझ आ गया कि वह मजाक नहीं कर रही थी। मैंने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, पत्नी, शांत हो जाओ, हमें धीरे धीरे चलना चाहिए। आखिर शादीशुदा जिंदगी लंबी होती है। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसने मुझे कंधे पर उठाया और सीधे बेडरूम में ले जाकर बेड पर फेंक दिया। मैंने घबराकर कहा, गु कप्तान, आप सरकारी अधिकारी हैं, दिन दहाड़े ऐसा करना ठीक नहीं है। इसके बाद मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो दोपहर हो चुकी थी। कमरे में खाली पैकेट और पिछली रात के सबूत देखकर मैं पूरी तरह थक चुका था। मैं बेड से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे पैर मेरा साथ ही नहीं दे रहे थे। मैंने मन में सोचा, क्या मैं सच में थककर मरने वाला हूं और मैं गु छिंगहान के सामने खुद को असली मर्द कहता हूं? किसी तरह मैं धीरे धीरे लिविंग रूम तक पहुंचा। वहां गु छिंगहान रसोई से सूप लेकर बाहर आ रही थी। मुझे देखकर वह मुस्कुराई और सूप मेरे सामने रख दिया। उसने कहा, मेरी छुट्टी अभी कुछ दिनों की है। पिछली बार अपराधी पकड़ने में मदद करने के कारण मुझे कुछ दिन आराम दिया गया है। मैंने उसे देखकर पूछा, तुम्हें बिल्कुल थकान महसूस नहीं होती? वह हैरान होकर बोली, थकान? सिर्फ तुम्हें ही ऐसी थकान होती है। मैं मन ही मन बहुत गुस्से में था। मेरा मन कर रहा था कि तुरंत खड़ा होकर कहूं, मैं असली मर्द हूं। लेकिन उस समय मेरे शरीर की हालत देखकर मुझे डर था कि कहीं वह मुझे फिर से बेडरूम में न ले जाए। मैं चुपचाप सूप पीने लगा। तभी मुझे दरवाजे के पास रखा पैकेट याद आया। मैंने जल्दी से कहा, वैसे कल जो पैकेट आया था उसमें क्या था? गु छिंगहान ने तुरंत कहा, चलो खोलकर देखते हैं। मैं घबरा कर बोला, नहीं, रहने दो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और उम्मीद करने लगा कि शायद पैकेट में कुछ सामान्य चीज होगी। जब मैंने आंखें खोलीं तो गु छिंगहान पैकेट को देखकर बिल्कुल चुप खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने पैकेट मेरी ओर बढ़ा दिया।
मैंने पैकेट पर लिखे शब्द पढ़े और तुरंत समझ गया कि वह इतनी अजीब तरह से क्यों मुस्कुरा रही थी। यह वही खास कपड़ों का पैकेट था जिसे ईटोंग चेंग ने मुझे भेजा था। मैंने घबराकर कहा, पत्नी, इसे पहनने की कोई जरूरत नहीं है। गुच्छिंगहान मेरे पास आई, मुझे अपनी बाहों में लिया और मुस्कुराकर पूछा, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं आज रात पुलिस की वर्दी पहनूं? मैंने तुरंत कहा, नहीं नहीं, यह भी बिल्कुल ठीक है। उस रात के बाद ईटोंग चेंग ने मुझे फोन किया। मेरी हालत देखकर उसने हंसते हुए कहा, भाई, क्या तुमने आखिरकार उस पैकेट का इस्तेमाल कर लिया? मैंने थकी हुई आवाज में कहा, तुमने मुझे यह चीज क्यों भेजी थी? वह बोला, ताकि तुम्हें पहली बार असली मर्द होने का अनुभव हो सके। मैंने फोन काट दिया और मन ही मन सोचा, यह आदमी सच में दोस्त के नाम पर दुश्मन है। कुछ दिनों बाद गुच्छिंगहान को वापस ड्यूटी पर जाना था। उससे एक रात पहले उसने फिर वही खास कपड़े पहन लिए। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे पैर पहले से भी ज्यादा कमजोर थे। इस बार तो मैं बेड से नीचे उतरने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। मुझे समझ आ गया कि असली मर्द बनने की कीमत बहुत ज्यादा होती है। कुछ दिनों में जब मैं ठीक हुआ तो मैं इतुंग चेंग के साथ बाहर घूमने निकल गया। उसी समय मुझे दूर से गुच्छिंगहान दिखाई दी। वह एक मिशन पर जा रही थी, इसलिए मैंने उसे परेशान नहीं किया और इतोंग चेंग को लेकर दूसरी दिशा में चल पड़ा। अचानक पीछे से गोली चलने की आवाज आई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और उसी जगह की ओर भागा जहां गुच्छिंगहान गई थी। वहां पहुंचकर मुझे जमीन पर खून दिखाई दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने आसपास के लोगों से पूछा, यहां अभी क्या हुआ? एक व्यक्ति ने बताया कि किसी को गोली लगी थी और उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया है। मैं बिना समय गंवाए अस्पताल की ओर भागा। पीछे से इतोंग चेंग चिल्ला रहा था, भाई, तुम्हारा बटुआ गिर गया। मैंने जवाब दिया, मुझे पता है, अभी मेरी पत्नी ज्यादा जरूरी है। अस्पताल पहुंचते ही मैंने देखा कि इमरजेंसी वार्ड से एक बेड बाहर लाया जा रहा था और उस पर सफेद चादर पड़ी थी। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं धीरे धीरे उस बेड की ओर बढ़ा और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कांपती आवाज में कहा, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि खतरे में बिना सोचे आगे मत भागना। तुमने खुद को गोली क्यों लगने दी? मैंने रोते हुए कहा, अगर तुम नहीं रही तो मुझे हर महीने पैसे कौन देगा? मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तुम्हारे सारे बैंक कार्ड मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, बस तुम जिंदा रहो। मेरे पीछे खड़े पुलिस वाले मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। तभी अचानक मेरे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। गुच्छिंगहान मेरे सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी। मैं कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा और फिर उसे जोर से गले लगा लिया। मैंने घबराकर पूछा, तुम ठीक हो? फिर वहां इतना खून किसका था? गुच्छिंगहान ने मेरी ओर देखा और कहा, वह फरार अपराधी का खून था। जिस व्यक्ति को तुमने सफेद चादर के नीचे देखा, वह वही अपराधी था। मैं शर्म से चुप हो गया। वह बोली, तुम्हें थोड़ी सामान्य समझ होनी चाहिए। क्या तुम्हें लगा कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगी? मैंने तुरंत कहा, लेकिन तुमने वादा किया था कि अगर तुम सुरक्षित वापस आ गई तो मुझे पैसे दोगी। गुच्छिंगहान ने अपना बैंक कार्ड मेरी ओर बढ़ाया। मैंने कार्ड लिया और तुरंत वहां से भाग गया। मैंने मन ही मन सोचा, घर जाकर गैस बंद करना भी जरूरी है। कुछ साल बाद भी मेरी जिंदगी ज्यादा नहीं बदली। एक दिन गुच्छिंगहान ने मुझे गुस्से में पकड़ लिया। ली चुआन, तुमने अपनी बेटी को लेकर फिर से मेरे पैसे छिपाने की कोशिश की? मैंने डरकर अपनी बेटी की ओर देखा। वह भी चुपचाप मुझे देख रही थी। गुच्छिंगहान ने गुस्से में कहा, जाकर दीवार की ओर मुंह करके खड़े हो जाओ। मैंने मन ही मन सोचा, लगता है इतने सालों बाद भी इस घर में असली बॉस वही है। और मैं चुपचाप दीवार की ओर जाकर खड़ा हो गया। रिंडल करते हुए बोला, ली चुआन, तुम अपने शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। सिर्फ एक विज्ञापन की वजह से लगातार 3 रातों तक जागने की क्या जरूरत थी? अगली बार अगर तुमने ऐसा किया तो मैं। वह अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही प्राइवेट कमरे का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला। सब लोग अपने हाथ ऊपर करो। मैं इतना डर गया कि लगभग बेड से नीचे गिर पड़ा। 5-6 पुलिस वाले कमरे में घुस आए थे। सबसे आगे खड़ी महिला पुलिस अधिकारी को देखते ही मेरा दिल रुक सा गया। पुलिस की टोपी के नीचे वही चेहरा था जिसे मैं सबसे अच्छी तरह जानता था, गुच्छिंगहान। उस पल ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो।
मैं आधे कपड़ों में था और शरीर पर सिर्फ एक तौलिया था, जबकि गू छिंगहान पूरी पुलिस वर्दी में मेरे सामने खड़ी थी। हम दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। उसके चेहरे पर पहले हैरानी आई, फिर वह तुरंत एक प्रोफेशनल पुलिस अधिकारी की तरह शांत हो गई। लेकिन मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता था। उसकी आंख के कोने का हल्का सा फड़कना बता रहा था कि वह अंदर से कितनी शर्मिंदा और परेशान थी। तभी बाकी पुलिस वालों ने कमरे की तलाशी शुरू कर दी। एक पुलिस वाले ने मसाज बेड के नीचे छिपी जगह खोली और वहां से एक छोटी बोतल निकाल ली। गु छिंगहान ने बोतल हाथ में ली और मेरी ओर देखकर कहा, ली छुआन, बताओ ये क्या है? मैंने बोतल को देखा और लगभग बेहोश हो गया। वह तो सिर्फ कब्ज की दवा थी। मैंने तुरंत हाथ हिलाकर कहा, यह मेरी नहीं है। लेकिन ऐसा करते हुए मेरा तौलिया लगभग गिर गया। मैंने घबराकर उसे पकड़ लिया और जल्दी से कहा, मैं कसम खाता हूं, मैं सिर्फ मसाज करवाने आया था। गु छिंगहान ने मेरी ओर देखे बिना कहा, पहचान पत्र निकालो। इतोंग चेंग ने हैरानी से पूछा, दीदी, क्या हमें सच में पहचान पत्र दिखाना पड़ेगा? गु छिंगहान ने उसे घूर कर कहा, चुप रहो। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहनने शुरू किए। मेरी पीठ पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था, छिंगहान, मैं सच में सिर्फ मसाज करवाने आया था। हाल ही में बहुत काम किया था और शरीर में दर्द था। वह तुरंत मेरी ओर मुड़ी और बोली, मैं पुलिस अधिकारी हूं, मुझे यह बात बार बार बताने की जरूरत नहीं है। बाकी बातें पुलिस स्टेशन में बताना। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ने सुन लिया। कुछ देर बाद हमें पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पूछताछ वाले कमरे में मैं और इथोंग छेंग लगभग 2 घंटे तक बैठे रहे। कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। न कोई पानी देने आया, न कोई पूछताछ करने। इतोंग छेंग ने धीरे से कहा, भाई, तुम्हें नहीं लगता कि मेरी बहन जानबूझकर हमें यहां बैठाकर सजा दे रही है? मैंने दीवार की ओर देखते हुए कहा, शायद यह उसकी नई तरह की पूछताछ है। कुछ देर बाद मैं दबाव से बचने के लिए बाहर निकलकर बाथरूम की ओर चला गया। तभी मैंने गलियारे में गु छिंगहान की आवाज सुनी। वह एक लंबे पुलिस अधिकारी से बात कर रही थी। मैं दीवार के पीछे रुक गया। वह अधिकारी गु छिंगहान से कह रहा था, आज रात की छापेमारी की रिपोर्ट मैं तैयार कर दूंगा। वैसे तुम्हारा बचपन का दोस्त फिर तुम्हें परेशान कर रहा है क्या? गु छिंगहान की आवाज सामान्य से काफी नरम थी। तभी उस आदमी ने उसे कॉफी का कप दिया। वह काफी लंबा और हैंडसम था, बिल्कुल किसी हीरो जैसा। गु छिंगहान ने कॉफी लेते समय उसके हाथ को हल्का सा छुआ और तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। लेकिन मैंने उसकी मुस्कान देख ली। मेरे सीने में अचानक अजीब सी जलन होने लगी। मैं चुपचाप वहां से वापस पूछताछ वाले कमरे में आ गया। इतोंग चेंग मोबाइल गेम खेल रहा था। उसने पूछा, तुम इतनी देर कहां थे? मैंने बिना जवाब दिए अपनी सीट पर बैठ गया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, गु छिंगहान और वह आदमी साथ में कितने अच्छे लग रहे थे। दोनों पुलिस अधिकारी थे, दोनों लगभग एक ही उम्र के थे और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। तभी मुझे अपना बचपन याद आया। जब मैं 6 साल का था और गु छिंगहान 8 साल की, मेरा परिवार उसके घर के पास रहने आया था। वह उस समय सफेद कपड़े पहने आंगन में खड़ी थी। मुझे देखकर वह मेरे पास आई और मुझे एक टॉफी दी। उसने कहा था, मेरा नाम गु छिंगहान है, अब से मुझे अपनी बड़ी बहन समझना। उस दिन से वह सच में मेरी बड़ी बहन जैसी बन गई। जब स्कूल के बड़े बच्चे मुझे परेशान करते थे तो वह बिना डरे उनके सामने खड़ी हो जाती थी। जब मैं पढ़ाई में कमजोर था तो वह रोज मुझे पढ़ाती थी। वह हमेशा मेरे आगे चलती थी और मैं हमेशा उसके पीछे। मैं उसे सिर्फ अपनी बड़ी बहन समझता था, लेकिन जिस दिन उसने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया, मैंने उसे धूप में खड़े होकर मुस्कुराते हुए देखा। उसी पल मेरे दिल की धड़कन अचानक रुक सी गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी भावनाएं अब सिर्फ एक छोटी बहन की अपने बड़े भाई जैसी भावनाएं नहीं थीं। जब वह पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चली गई तो मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया अचानक बहुत खाली हो गई है। मैं सिर्फ उसकी छुट्टियों का इंतजार करता था ताकि उसे फिर से देख सकूं। इतोन चेंग की आवाज ने मुझे मेरी सोच से बाहर निकाला। उसने कहा, मेरी बहन ने मैसेज किया है, वह थोड़ी देर में हमें लेने आएगी। मैंने बस धीरे से कहा, अच्छा। सच कहूं तो वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे खराब दिन था। जिस लड़की को मैं बचपन से पसंद करता था, उसी ने मुझे एक मसाज सेंटर से पकड़ लिया था। तभी इतोंग छेंग ने धीरे से कहा, भाई, तुमने ध्यान दिया है, मेरी बहन इन दिनों उस हुवेई का नाम बहुत लेती है।
मेरे दिल को जैसे किसी ने जोर से दबा दिया। वह आगे बोला, मेरी माँ भी कहती रहती है कि गू छिंगहान आखिरकार समझदार हो गई है और वही बहुत अच्छा लड़का है। मैंने खुद को शांत दिखाते हुए पूछा, क्या वे दोनों रिश्ते में हैं? इतोंगचेंग ने कहा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। कुछ दिन पहले मैंने उन्हें साथ में कैफे में देखा था। दोनों काफी करीब लग रहे थे। मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन पहले मैंने गू छिंगहान से फिल्म देखने चलने को कहा था, लेकिन उसने कहा था कि उसे ओवर टाइम करना है। अब मुझे समझ आ रहा था कि शायद वह सच में किसी और के साथ समय बिताना चाहती थी। करीब 20 मिनट बाद गू छिंगहान आखिरकार वापस आई। अब उसने पुलिस की वर्दी बदलकर साधारण सफेद शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। वह मेरे सामने आकर बोली, ली छुआन, चलो घर चलते हैं। मैंने उसकी ओर देखा। वह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन मेरे मन में अब सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं उसके लिए सिर्फ उसका छोटा भाई था या फिर कभी उससे ज्यादा भी बन पाऊंगा? हाँ लग रही थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर वही नरम मुस्कान थी। चलो घर चलते हैं। ये तो तेंगचेंग तुरंत उठ खड़ा हुआ। पहले कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। गू छिंगहान ने मेरी तरफ देखा, जैसे मेरी राय जानना चाहती हो। मैंने नजरें चुराकर कहा, पुराने वाले रेस्टोरेंट चलते हैं। हम तीनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकले। तभी मैंने देखा कि हुवेई अभी भी ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट लिख रहा था। गू छिंगहान रुक गई। हुवेई, हमारे साथ चलोगे? मेरा दिल अचानक डूब गया, लेकिन हुवेई ने सिर हिलाया, नहीं, मुझे अभी रिपोर्ट पूरी करनी है। फिर उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अगली बार मिलते हैं ली छुआन। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अगली बार। लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल खुश नहीं था। बाहर गू छिंगहान की कार खड़ी थी। ये तो तेंगचेंग बिना देर किए पीछे वाली सीट पर बैठ गया। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। गू छिंगहान ने मेरी तरफ देखा। क्या हुआ? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। वो हुवेई पुलिस अधिकारी। वह मेरी तरफ मुड़ी। चांदनी में उसकी आंखें और भी चमक रही थीं। क्या हुआ उसके बारे में? कुछ नहीं। मैंने तुरंत सिर हिला दिया और कार में बैठ गया। हम अपने पुराने पसंदीदा बारबेक्यू रेस्टोरेंट पहुंचे। ये वही जगह थी जहां हम बचपन से खाना खाते आए थे। ये तो तेंगचेंग ने सबके लिए खाना ऑर्डर किया, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने अचानक 2 प्लेट भेड़ के अंडे भी ऑर्डर कर दिए। ये तो तेंगचेंग ने मुझे अजीब नजरों से देखा। भाई, तुम्हें अचानक ये खाने का मन क्यों हुआ? मैंने एक टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा, बस शरीर को थोड़ा ताकत चाहिए। गु छिंगहान की नजरें अचानक मुझ पर टिक गईं। ताकत? उसने धीरे से पूछा, तुम कहीं फिर उस मसाज सेंटर में तो नहीं गए थे? मैं तुरंत पीछे हट गया। कुविंगान, शांत हो जाओ, मैं समझा सकता हूं। वह बिना कुछ बोले मुझे घूरती रही। मैं जितना पीछे हट रहा था, वह उतना ही आगे बढ़ रही थी, और अचानक मुझे बचपन की एक पुरानी घटना याद आ गई। जब मैं छोटा था और कोई गलती करता था, तो गु छिंगहान हाथ में झाड़ू लेकर मेरे पीछे दौड़ती थी। आज भी बिल्कुल वही दृश्य था। तभी कुछ लोग हमारे पास से गुजरे। एक आदमी ने अचानक कहा, बड़े शहर के सफाई कर्मी भी कितने खूबसूरत होते हैं। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। गु छिंगहान का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने झाड़ू की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। हंस क्यों रहे हो? मैंने अपना मुंह छिपा लिया। ये तो तेंगचेंग ने दूर से चिल्लाकर कहा, तुम दोनों लड़ना बंद करो, खाना ठंडा हो रहा है। गु छिंगहान ने गहरी सांस ली और मेरे सामने बैठ गई। उसने एक बारबेक्यू उठाया और गुस्से से काट लिया। मुझे लगा जैसे वह उस खाने की जगह मेरी गर्दन काट रही हो। खाने के दौरान माहौल थोड़ा अजीब था। तभी पास वाली मेज पर बैठी एक लड़की अपने एक्स बॉयफ्रेंड की कहानी सुना रही थी। उसने कहा कि उसका एक्स उसे दोबारा मिलने के लिए बुला रहा था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। फिर उसने कहा, मैं किसी लड़की के साथ बाहर जाने से बेहतर किसी कुत्ते के साथ खेलना पसंद करूंगी। मैंने उसकी तरफ देखा। लड़की ने भी मुझे देखा और आंखें घुमा दी। मैं तुरंत समझ गया कि वह मेरी तरफ इशारा कर रही थी। मैंने तुरंत बिल मंगवा लिया। रास्ते में गु छिंगहान के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मैंने ध्यान से उसे देखा। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। वह इन दिनों बहुत थकी हुई थी। मैंने अचानक पूछा, गु छिंगहान, क्या हुवई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नहीं। मेरा दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है,
जल्द ही उसकी शादी होने वाली है। मैंने तुरंत कहा, अच्छा है। पीछे बैठा ईतो तेंगचेंग जोर जोर से हंसने लगा। तुम जल रहे हो? मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। बकवास मत करो, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था। गु छिंगहान ने कार स्टार्ट की, लेकिन मैंने देखा कि उसके होंठों पर भी हल्की मुस्कान थी। कुछ देर बाद हम घर पहुंच गए। गु छिंगहान ने ईतो तेंगचेंग से कहा, तुम पहले घर जाओ। ईतो तेंगचेंग जाते जाते मुझे अजीब सी मुस्कान देकर चला गया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले गु छिंगहान ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ चलो। वह मुझे एक सुनसान छोटे से पार्क में ले गई। चारों तरफ चांदनी थी। गु छिंगहान मेरी तरफ मुड़ी। ली छुआन, तुम अभी इतने परेशान क्यों थे? मैंने घबराकर कहा, मैं परेशान नहीं था। वह मेरे और करीब आ गई। मैं पीछे हटते हटते लगभग गिर पड़ा। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा चांदनी में हल्का लाल दिखाई दे रहा था। फिर उसने अपना फोन निकाला और मुझे एक तस्वीर दिखाई। वह उसी भेड़ के अंडे की तस्वीर थी जिसे मैंने रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया था। तुमने ये क्यों खाया? मैंने घबराकर कहा, बस ताकत के लिए। गुच्छिंगहान ने मुझे घूरते हुए कहा, और उस मसाज सेंटर में जाने की क्या जरूरत थी? मैंने तुरंत कहा, अब दोबारा नहीं जाऊंगा। तभी अचानक हम दोनों शांत हो गए। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। मैंने उसकी तरफ देखा और अचानक मेरे मुंह से निकल गया, गुच्छिंगहान, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? उसका चेहरा तुरंत जम गया। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, हां। मैंने हैरानी से उसे देखा। वह बोली, हां, मैं तुम्हें पसंद करती हूं। इसमें कोई समस्या है? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से कहा, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। फिर मैंने हिम्मत करके कहा, क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं। मेरी बात पूरी होने से पहले ही गुच्छिंगहान ने मेरी कॉलर पकड़ ली। अगले ही पल उसके होंठ मेरे होंठों से मिल गए। वह पहला किस थोड़ा अजीब था। हम दोनों नर्वस थे, लेकिन किसी ने भी एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहा। कुछ देर बाद हम अलग हुए। हम दोनों की सांसें तेज थीं। गुच्छिंगहान ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पता है, मैं इस दिन का कितने सालों से इंतजार कर रही थी। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। वह बोली, तुम हमेशा मेरे पीछे घूमते रहे, मुझे सिर्फ अपनी बड़ी बहन समझते रहे। तभी मुझे सब समझ आया। बचपन से उसकी हर छोटी छोटी चिंता, मेरे लिए खाना लाना, काम के बाद मेरे रास्ते से होकर गुजरना, मेरे लिए बार बार लौट कर आना, ये सब सिर्फ एक बहन का प्यार नहीं था। मैं ही बहुत देर से समझा। मैंने धीरे से उसकी आंखों के पास आए आंसू पोंछे। माफ करना, मैं बहुत बेवकूफ था। वह हल्के से मुस्कुराई। हां, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। फिर उसने मेरी कमर में हल्का सा मुक्का मारा, और आगे से दूसरी लड़कियों को मत देखना। मैंने तुरंत कहा, मैंने किसी को नहीं देखा। वह मुस्कुराई। अच्छा, उस मसाज सेंटर वाली लड़की की बॉडी तो काफी अच्छी थी। मैंने तुरंत गंभीर चेहरा बनाकर कहा, मुझे कुछ याद नहीं। गुच्छिंगहान ने मेरा चेहरा पकड़ लिया। ली चुआन, अब तुम गए। फिर उसने मुझे दोबारा अपनी बाहों में खींच लिया। हम दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, हाय। हम दोनों तुरंत अलग हो गए। ये तो तेंगचेंग पेड़ के पीछे खड़ा था। गुच्छिंगहान ने गुस्से से उसे देखा। तुम यहां क्या कर रहे हो? वो मासूम चेहरा बनाकर बोला, मैं जासूसी नहीं कर रहा था। फिर उसने मेरी तरफ देखा। बस मां पूछ रही थी कि तुम दोनों कल घर पर खाना खाने आओगे या नहीं। गुच्छिंगहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये तो तेंगचेंग। और मैं वहीं खड़ा सोचता रहा, आखिर मेरी रोमांटिक रात हर बार कोई ना कोई क्यों खराब कर देता है। ये तो कमाल का है। इतेंगचेंग की बात सुनकर मैं उसे घूरने ही वाला था कि तभी कंगहान ने गुस्से में उसे एक लात मारने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वह खुद हंस पड़ी। चलो घर चलते हैं। हम तीनों साथ चलने लगे। तभी स्ट्रीट लाइट के नीचे कंगहान अचानक रुक गई और मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उसने शर्माते हुए कहा, क्या हुआ? बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए? मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। इतेंगचेंग ने यह देखकर अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरी आंखें खराब हो जाएंगी। कंगहान ने उसे घूरा, लेकिन चुपके से मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। हमारे रिश्ते को आधिकारिक हुए अभी सिर्फ 3 दिन हुए थे।
मैं ऑफिस में बैठा काम कर रहा था कि अचानक मेरे फोन पर मैसेज आया। आज रात खाली हो? तुम्हारे साथ डिनर करना है। तुम्हारी रैबिट पुलिस ऑफिसर। मैं यह पढ़कर बेवकूफों की तरह मुस्कुराने लगा। मैंने तुरंत जवाब दिया, जब भी आदेश दें मैडम। उस रात मैं डेट के लिए तैयार होकर पहुंचा। तभी कैंघान हाथ में एक फाइल लेकर मेरे सामने आ गई। ली चुआन, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। एक केस है जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने हैरानी से पूछा, कौन सा केस? उसने फाइल मेरे हाथ में देते हुए गंभीर आवाज में कहा, किसी के दिल में गैरकानूनी तरीके से घुसने का केस। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले वह हंस पड़ी। फिर उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। लगभग 20 मिनट बाद गाड़ी रुकी। अब पट्टी खोल सकते हो। मैंने पट्टी हटाई और सामने देखकर पूरी तरह जम गया। हम एक वेडिंग ड्रेस की दुकान के सामने खड़े थे। हमारी रिलेशनशिप को सिर्फ 3 दिन हुए हैं और तुम मुझे शादी की ड्रेस दिखाने ले आई? कैंघान ने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? ऐसा नहीं है, लेकिन क्या यह थोड़ा जल्दी नहीं है? वह मुस्कुराई। हम एक दूसरे को 19 साल से जानते हैं। तुम मुझे कम से कम 8 साल से पसंद करते हो और मैं तुम्हें करीब 10 साल से। हमने पहले ही बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अब और इंतजार क्यों? मैं उसकी बात सुनकर चुप रह गया। तभी उसने अचानक कहा, और मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए अंगूठी खरीदी है। मैं हैरान रह गया। तुम्हें कैसे पता? वह मुस्कुराई। मैं पुलिस ऑफिसर हूं, इतना तो पता लगा ही सकती हूं। मैंने जेब से अंगूठी निकाली। अंदर हमारे नाम के शुरुआती अक्षर खुदे हुए थे। किंघान की आंखें चमक उठीं। उसने अंगूठी को बहुत संभाल कर हाथ में लिया और अचानक मुझे गले लगा लिया। मैंने भी उसे कसकर पकड़ लिया। ली चुआन, उसने धीरे से कहा, हम अगले महीने शादी कर लेते हैं। मैंने उसके बालों को चूमा। ठीक है रैबिट पुलिस ऑफिसर, जैसा तुम चाहो। और सच में हमारी शादी उम्मीद से भी जल्दी हो गई। जब कैंघान शादी की ड्रेस पहनकर मेरी तरफ चली आ रही थी तो मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया उसी पल रुक गई हो। शादी के बाद इथेंगचेंग शराब का गिलास लेकर हमारे पास आया। भाई, तुमने मेरी बहन को इतना खतरनाक पुलिस ऑफिसर से एक छोटी सी बिल्ली कैसे बना दिया? किंघान ने उसे घूरा। इथेगचेंग, तुम्हें बहुत बातें करने की आदत है। वह तुरंत हुवेई के पीछे छिप गया। भाई हूं, मुझे बचाओ। हुवेई हंसते हुए बोला, आप दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाई। हमेशा खुश रहो। मैंने किंघान की कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। कोई बात नहीं, मुझे गुस्सैल रैबिट पुलिस ऑफिसर ही पसंद है। मेहमानों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और किंघान शर्म से अपना चेहरा मेरे कंधे पर छिपा लिया। रात काफी देर हो चुकी थी। घर पहुंचते ही उसने अपनी हाई हील्स उतार दी। शादी करना अपराधियों को पकड़ने से भी ज्यादा थकाने वाला है। मैंने पीछे से उसकी कमर पकड़ ली। पत्नी, अब तो हमारी शादी की पहली रात है। वह तुरंत मेरी तरफ मुड़ी। बहुत बातें करते हो। अगली सुबह मैं मुश्किल से बिस्तर से उठ पाया। किंघान मुझे देखकर मुस्कुराई। क्या हुआ? कल रात तो तुम बहुत बहादुर बन रहे थे। मैंने कमजोर आवाज में कहा, आज से मैं तुम्हें कभी गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। तभी मेरा फोन बजा। इतेंगचेंग का मैसेज था। भाई, कल रात की लड़ाई कैसी रही? मेरी बहन ने तुम्हें बिस्तर से बाहर तो नहीं फेंक दिया? मैं जवाब देने ही वाला था कि किंघान ने मेरा फोन छीन लिया और खुद जवाब लिख दिया। एक सवाल और पूछा तो कल तुम्हारी शादी 150 किलो वाली लड़की से करवा दूंगी। मैं हंस पड़ा। 2 महीने बाद हम रात में घर लौट रहे थे। किंघान ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। अचानक उसने कहा, ली चुआन, मैंने नौकरी के लिए आवेदन किया है। मैं रुक गया। क्या? तुम पुलिस की नौकरी छोड़ना चाहती हो? उसने सिर हिलाया। नहीं, मैं पुलिस स्टेशन में 9 से 5 की नौकरी करना चाहती हूं। पुलिस की ड्यूटी बहुत व्यस्त है। मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताना चाहती हूं। मैं उसे देखकर मुस्कुराया। जिस लड़की ने बचपन से मेरी रक्षा की थी, जो हमेशा मेरे लिए बड़ी बहन जैसी रही थी, अब मेरी पत्नी बन चुकी थी। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तो अब मैं हर दिन तुम्हें ऑफिस छोड़ने और लेने आऊंगा। किंघान मुस्कुराई। और अगर तुमने रास्ते में किसी दूसरी लड़की को देखा, मैंने तुरंत कहा, तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। वह हंस पड़ी। मैंने भी उसे अपनी बाहों में खींच लिया। कभी कभी प्यार हमारे सामने ही होता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। और मेरी कहानी में
मेरी बचपन की किंगहान दीदी आखिरकार मेरी पत्नी और मेरी पूरी दुनिया बन गई।